मुकेश चौधरी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद एमके सर पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में अपने रुधिर कणिकाएं समाप्त हो चुकी थी, तो इस वीडियो को आप देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और जो भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। और वीडियो अच्छा लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसमें आगे जो अपने रक्त से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी। तो चलिएगा दोस्तों, रक्त से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। रक्त से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो इनकी बात करेंगे दोस्तों आज हम। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब चारों तरफ काला अंधेरा छा जाए, रोशनी की कोई भी किरण नजर ना आए, तो खुद से पूछना कि क्यों चल रहा था तू, और अगर जवाब दिल को छू जाए तो एक बार फिर उठना और तब तक चलना जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। तो दोस्तों, इसी तरह आप मेहनत करते रहिए और आगे बात करते हैं दोस्तों आज हम इसमें। तो देखिएगा, रक्त से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो दोस्तों, हमने देखा था कि ऑक्सीजन का परिवहन करती है आरबीसी। कौन करती है? आरबीसी। अब आरबीसी में भी कौन करता है? हीमोग्लोबिन। कौन करता है? हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन करता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में होता है। ये प्रश्न बहुत बार आता है, ध्यान रखना। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। कैसे? देखिएगा दोस्तों, हम हीमोग्लोबिन को दर्शाते हैं एचबी से। हीमोग्लोबिन को दर्शाते हैं एचबी से, और श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। किससे क्रिया करेगा? ऑक्सीजन से। तो बनेगा यहाँ पर HbO2। क्या बनेगा? HbO2 बनेगा। इसको आप हीमोग्लोबिन कहोगे, हीमोग्लोबिन। इसको हम ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके बना लेगा आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे इसको। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन एक तो पहली बात तो करता कौन है? तो आप कहोगे हीमोग्लोबिन करता है, जो आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का संबंध आरबीसी से होता है। अब किस रूप में होता है? तो आप कहोगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का, O2 का परिवहन, O2 का परिवहन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, के रूप में होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, कभी कभी समीकरण भी पूछ ली जाती है, या फिर प्रश्न आ जाता है कि ऑक्सीजन का परिवहन हमारे शरीर में किस के द्वारा होता है? तो आप कहोगे हीमोग्लोबिन के द्वारा। किस रूप में होता है? तो आप कहोगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। अब बात करते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। तो इसको लिखिएगा या आगे लिख देते हैं अपन। एक स्वस्थ मनुष्य में, एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा 13 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। तो ये प्रश्न आपके बहुत बार आता है दोस्तों, ध्यान रखना कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा, या स्वस्थ मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन कितना होता है?
तो आप कहोगे 13 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर। डेसीलीटर का मतलब होता है दोस्तों, एक डेसीलीटर में होते हैं 100 मिलीलीटर। कितने लीटर? 100 मिलीलीटर होते हैं। तो आप डेसीलीटर की जगह 100 मिलीलीटर भी लिख सकते हो। तो ये हीमोग्लोबिन के बारे में है दोस्तों। आगे बात करते हैं, अपने शरीर में हीमोग्लोबिन को किस यंत्र से मापा जाता है? तो लिखिएगा दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बात करते हैं इसमें। दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखिएगा। वीडियो के अंदर आपको अच्छी अच्छी बातें मिलेगी जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन। और जब हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन होता है तो वो करता है क्रिया किससे? ऑक्सीजन से। इससे क्रिया करके बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में होता है? तो आप कहोगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। और एक मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 13 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर। अब हीमोग्लोबिन की मात्रा मापने का यंत्र कौन सा होता है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा मापने का यंत्र है हीमोग्लोबिनोमीटर। क्या है? हीमोग्लोबिनोमीटर। हीमोग्लोबिन की मात्रा मापने का यंत्र, मापने का यंत्र क्या होता है? हीमोग्लोबिनोमीटर। हीमोग्लोबिनोमीटर। हीमोग्लोबिन की मात्रा मापने का यंत्र आपका हीमोग्लोबिनोमीटर होता है। अब इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों इसमें कि हमारे जो कृत्रिम रक्त होता है उस रक्त की खोज करने वाला कौन था? कृत्रिम रक्त को बनाने वाला कौन था? तो कृत्रिम रक्त की खोज करी थी क्लार्क लीलैंड ने। किसने करी थी? क्लार्क लीलैंड ने। कृत्रिम रक्त की खोज, कृत्रिम रक्त की खोज क्लार्क लीलैंड ने की थी। क्लार्क लीलैंड। कृत्रिम रक्त की खोज करने वाला कौन था दोस्तों? तो आप कहोगे क्लार्क लीलैंड। बात करते हैं दोस्तों कि रक्त जो होता है इसको हमारे शरीर में संचरित होने में कितना समय लगता है? तो रक्त हमारे शरीर में 22 सेकंड में संचरित होता है। कितने सेकंड में? रक्त को संचरित होने में लगा समय, रक्त को संचरित मतलब अपने पूरे शरीर में बहने में जो समय लगता है या संचरित होने में जो समय लगता है, संचरित होने में लगा समय कितना होता है? तो आप कहोगे 22 सेकंड। कितने सेकंड दोस्तों? 22 सेकंड। और इसी में बात करते हैं दोस्तों कि हमारे शरीर में जो रक्त होता है वो किस स्पीड से बहता है, किस स्पीड से संचरित होता है? तो हमारे शरीर में रक्त 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। तो अगली लाइन में लिखना, हमारे शरीर में रक्त, हमारे शरीर में रक्त 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। तो हमारे शरीर में रक्त की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 400 किलोमीटर प्रति घंटा। और रक्त को संचरित होने में कितना समय लगता है अपने पूरे शरीर में? तो आप कहोगे 22 सेकंड। और कृत्रिम रक्त की खोज करने वाला कौन था? तो आप कहोगे क्लार्क लीलैंड। और हीमोग्लोबिन की मात्रा मापने का यंत्र कौन सा है? तो आप कहोगे हीमोग्लोबिनोमीटर। आगे देखो, इसमें आगे और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। देखिएगा, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा मापने का यंत्र आपका हीमोग्लोबिनोमीटर। और कृत्रिम रक्त की खोज करने वाले थे क्लार्क लीलैंड। और रक्त को संचरित होने में लगने वाला समय कितना होता है? 22 सेकेंड। और हमारे शरीर में रक्त किस स्पीड से बहता है? तो 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब देखिएगा, इसी में बात करते हैं आगे अपन रक्तदाब की। रक्तदाब क्या होता है?
रक्तदाब। रक्तदाब जिसको आप ब्लड प्रेशर कहते हो, ब्लड प्रेशर, या इसको आप रक्तचाप भी कहते हैं, रक्तचाप। तो दोस्तों ब्लड प्रेशर या रक्तदाब क्या होता है, ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है। जो हमारे शरीर में रक्त होता है, उस रक्त के द्वारा जो हमारी धमनियां होती है, क्या होती है, धमनियां, इन धमनियों के ऊपर हमारे रक्त के द्वारा जो दबाव डाला जाता है, रक्त के द्वारा जो दबाव डाला जाता है, उसी दबाव को अपन कहते हैं रक्तदाब। क्या कहते हैं, रक्तदाब या ब्लड प्रेशर। तो ये पूछा जाता है प्रश्न, बहुत बार, ध्यान रखना। तो देखिएगा, रक्तदाब की परिभाषा लिखिएगा, हमारे शरीर में रक्त के द्वारा, हमारे शरीर में रक्त के द्वारा, रक्त के द्वारा धमनियों पर डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं। अब दोस्तों यहां से प्रश्न आता है, बहुत बार, ध्यान रखना, कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है, देखिएगा, 120 से 80, 120 से 80 mmHg होता है, mmHg। यहाँ पर 120 जो होता है ये अधिकतम मान होता है, 80 होता है निम्नतम मान। mm का मतलब होता है मिलीमीटर और Hg का मतलब होता है पारा या मरकरी। तो जो रक्तदाब मापने का यंत्र होता है स्पिग्मोमेनोमीटर, उस यंत्र के अंदर आपका पारा भरा होता है। क्या भरा होता है, पारा। तो देखिएगा, आगे बात करते हैं, इसमें अपन इस 120 को कहते हैं सिस्टोलिक मान। कौन सा मान, सिस्टोलिक मान। यह आपका सिस्टोलिक मान होता है। और 80 जो होता है इसको कहते हैं डायस्टोलिक मान, डायस्टोलिक मान। तो सिस्टोलिक मान क्या होता है, ये हमारे हृदय में जब संकुचन होता है, उस संकुचन के समय जो प्राप्त होता है उस मान को अपन कहते हैं सिस्टोलिक मान। और हमारे हृदय में शीतलन के समय जो मान प्राप्त होता है उसको कहते हैं अपन डायस्टोलिक मान। अब देखिएगा दोस्तों, अपन बात करते हैं कि रक्तदाब को मापने का यंत्र कौन सा है। तो इस यंत्र की बात करते हैं, तो यहां से आपने लिख दिया होगा ऊपर से कि हमारे शरीर में रक्त के द्वारा जो धमनियों पर अधिकतम दबाव डाला जाता है, उसी दबाव को अपन रक्तदाब कहते हैं। अब यहां देखिएगा, रक्तदाब को मापने का यंत्र, रक्तदाब को मापने का यंत्र ये होता है स्पिग्मोमेनोमीटर। क्या होता है दोस्तों, स्पिग्मोमेनोमीटर, स्पिग्मोमेनोमीटर। इस यंत्र से हमारे शरीर में बीपी या ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, कभी कभी इसका नाम स्पिग्मोमेनोमीटर भी आ जाता है, तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है स्पिग्मोमेनोमीटर या स्पिग्मोमेनोमीटर में। और इस यंत्र में पारा भरा होता है। इस यंत्र में क्या करते हैं दोस्तों, पारा, इसीलिए यहां पर Hg लिखा जाता है। इस यंत्र में पारा भरा होता है। क्या भरा होता है, पारा भरा होता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें कि रक्तदाब को सबसे पहले किसने मापा था और किसमें मापा था। तो सर्वप्रथम रक्तदाब का मापन स्टीफन हेल्स ने
घोड़े में किया, स्टीफन हेल्स ने घोड़े में किया। तो यहां से प्रश्न आ जाता है दोस्तों, ध्यान रखना कि सबसे पहले रक्तदाब को मापने वाले कौन थे, स्टीफन हेल्स, और किस जानवर में मापा गया, तो घोड़ा। देखिएगा इसी में आता है उच्च रक्तदाब। भाई उच्च रक्तदाब, ये जब हमारे रक्तदाब का मान होता है 120 से 80 mmHg, इस मान से अगर अधिकतम मान या अधिक इस मान से चला जाता है तो उस स्थिति को अपन उच्च रक्तदाब कहते हैं। क्या कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। जब इस मान से ज्यादा मान हो जाता है अपने रक्तदाब का तो अपन उसको कहेंगे हाई ब्लड प्रेशर। तो इसका मान कितना होता है उच्च रक्तदाब का मान, देखिएगा इसका मान होता है 140 से 90, 140 से 90 mmHg होता है। तो 140 से 90 mmHg, अगर 120 का मान 140 हो जाए और 80 का मान 90 हो जाए तो उस स्थिति को अपन कहते हैं उच्च रक्तदाब। या इससे अधिक मान बढ़ जाए तो आपका वो उच्च रक्तदाब कहलाता है। और बात करते हैं उच्च रक्तदाब की स्थिति को क्या कहते हैं, तो इस स्थिति को कहते हैं हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं, उच्च रक्तदाब की स्थिति को, उच्च रक्तदाब की स्थिति को, बहुत बार आता है प्रश्न, स्थिति को हाइपरटेंशन कहते हैं, हाइपरटेंशन बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना, हाइपर टेंशन कहते हैं। मतलब अगर हम ज्यादा चिंता वगैरह टेंशन वगैरह करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, या फिर ज्यादा वसा का सेवन करते हैं तो हमारा रक्तदाब बढ़ जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं हम निम्न रक्तदाब की। तो देखिएगा निम्न रक्तदाब क्या होता है, इसको लिख दो आप, आगे बात करते हैं अपन। तो देखिएगा निम्न रक्तदाब, तो उच्च रक्तदाब 140 से 90 mmHg होता है और उच्च रक्तदाब की स्थिति को क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। अब इसके बाद देखो निम्न रक्तदाब क्या होता है, निम्न रक्तदाब, निम्न रक्तदाब को इंग्लिश में लो बीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। तो देखिएगा अगर हमारे जो रक्तदाब का मान होता है 120 से 80, ये मान अपने नीचे चला जाता है या कम हो जाता है तो उस स्थिति को कहते हैं अपन निम्न रक्तदाब। तो इस निम्न रक्तदाब का मान देखिएगा कितना होता है, इसका मान अगर 120 वाला 90 पहुंच जाए और 80 वाला 60 पहुंच जाए तो ये आपका निम्न रक्तदाब होता है, 90 से 60 mmHg। और ये किसकी वजह से होता है, ये हमारे शरीर में कमजोरी थकान की अनुभव होता है या उसका अपने शरीर में कमजोरी आ जाती है, उसकी वजह से होता है निम्न रक्तदाब। और निम्न रक्तदाब की स्थिति को कहते हैं हाइपोटेंशन। निम्न रक्तदाब की स्थिति को क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन। निम्न रक्तदाब की स्थिति को हाइपोटेंशन कहते हैं, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन कहते हैं। और दोस्तों हमारे रक्तदाब जो मापा जाता है वो कहां से मापा जाता है, तो हमारे रक्तदाब का मापन होता है बाजू के अंदर एक धमनी पाई जाती है, उस धमनी का नाम है ब्रेकियल धमनी। कौन सी धमनी, ब्रेकियल धमनी। तो रक्तदाब का मापन, रक्तदाब का मापन बाजू में पाई जाने वाली, बाजू में पाई जाने वाली ब्रेकियल धमनी से किया जाता है, ब्रेकियल धमनी से किया जाता है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है कि अपने रक्तदाब का मापन कौन सी धमनी से होता है, तो आप कहोगे ब्रेकियल धमनी से। कहां पर पाई जाती है, तो आप कहोगे बाजू के अंदर।
और निम्न रक्तदाब की स्थिति को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन बहुत बार आता है, ध्यान रखना। हाइपोटेंशन या निम्न रक्तदाब। और हाइपरटेंशन किसको कहते हैं? उच्च रक्तदाब की स्थिति को कहते हैं। चलिएगा, कुछ महत्वपूर्ण बातें और बचती है, उसके बाद हम रक्त समूह की बात करते हैं दोस्तों। तो निम्न रक्तदाब का मान कितना होता है? 90 से 60 mmHg होता है। और निम्न रक्तदाब की स्थिति को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन। अब बात करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो WBC और RBC होती है उनका अनुपात कितना होता है? तो WBC होती है 1, वहां पर RBC होती है 600, मतलब WBC की 600 गुना होती है RBC। तो हमारे शरीर में WBC व RBC का अनुपात, हमारे शरीर में WBC व RBC का अनुपात 1:600 होता है। 1:600 होता है। बहुत बार आता है प्रश्न, ध्यान रखना दोस्तों, ये कभी RBC का नाम पहले दे देता है, तो RBC का नाम पहले देगा तो आप करोगे पहले 600, फिर WBC दे दिया तो अनुपात 1। तो RBC WBC का 600:1 और WBC RBC का 1:600। और हमारे शरीर में जो RBC WBC होती है, इनकी संख्या मापने का यंत्र क्या है? तो इनकी संख्या मापी जाती है हीमोसाइटोमीटर से। किससे? हीमोसाइटोमीटर से। तो RBC व WBC की संख्या मापने का यंत्र कौन सा है? तो आप कहोगे हीमोसाइटोमीटर। ये होता है अपने RBC और WBC की संख्या को मापने का यंत्र। तो ध्यान रखना, स्पिग्मोमेनोमीटर क्या काम में आता है? रक्तदाब मापने में। और हीमोसाइटोमीटर क्या काम में आता है? RBC WBC की संख्या ज्ञात करने में। और हीमोग्लोबिनोमीटर क्या काम में आता है? हीमोग्लोबिन की मात्रा जांच करने के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों हम रक्त समूह की। तो लिख दीजिएगा इसको। तो रक्तदाब का मापन अपनी धमनी में कौन सी धमनी से करते हैं? तो बाजू में पाई जाती है ब्रेकियल धमनी, उससे किया जाता है। और हमारे शरीर में WBC और RBC का अनुपात कितना होता है? तो 1:600। और RBC व WBC की संख्या ज्ञात करने का यंत्र हीमोसाइटोमीटर। अब देखिएगा दोस्तों, पर बात करते हैं रक्त समूह की, ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, यहां से भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और शेयर कर सकते हो। ब्लड ग्रुप, तो देखिएगा दोस्तों, ब्लड ग्रुप या रक्त समूह क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर RBC पाई जाती है ना? रक्त के अंदर क्या पाई जाती है? RBC। रक्त में पाई जाती है RBC। और रक्त में एक भाग होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। तो RBC की सतह पर पाया जाता है एंटीजन और प्लाज्मा की सतह पर होता है एंटीबॉडी। क्या होता है? एंटीबॉडी। एंटीजन को हिंदी में कहते हैं प्रतिजन और एंटीबॉडी को कहते हैं प्रतिरक्षी। तो दोस्तों हमारे RBC की सतह पर होता है एंटीजन और प्लाज्मा की सतह पर होता है एंटीबॉडी। इनके आधार पर रक्त समूह का वर्गीकरण किया गया है। किसके आधार पर? इनके आधार पर रक्त समूह का वर्गीकरण किया गया है। तो बहुत बार प्रश्न आता है कि रक्त समूह का वर्गीकरण किसके आधार पर हुआ है? एंटीजन के आधार पर, एंटीबॉडी के आधार पर, या दोनों के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा दोनों के आधार पर। और एंटीबॉडी और एंटीजन क्या होते हैं? एंटीबॉडी का मतलब ये हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने वाली होती है। और एंटीजन जो इसके निर्माण को बढ़ावा देता है, जो इसके निर्माण को क्या करता है? बढ़ावा देता है, उसको कहते हैं एंटीजन या प्रतिजन। तो दोस्तों लिखिएगा यहां पर आप लाइन लिखना, रक्त समूह का वर्गीकरण, रक्त समूह का वर्गीकरण
आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन मतलब प्रतिजन तथा प्लाज्मा की सतह पर पाए जाने वाले एंटीबॉडी मतलब हिंदी में कहेंगे प्रतिरक्षी के आधार पर किया गया है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, आरबीसी की सतह पर क्या होता है, आपका एंटीजन होता है, और प्लाज्मा की सतह पर क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। तो इनके आधार पर आपके रक्त समूह को 4 भागों में बांटा गया है। मानव में रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अब देखो, इनके आधार पर मानव में कितने प्रकार के रक्त समूह बताए गए हैं, 4। इनके आधार पर मानव में 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं, 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, तो देखो ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं, सबको पता होना चाहिए। ए बी और ओ, ये 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं जो निम्न प्रकार है। देखिएगा कौन कौन से, ए है, दूसरा बी है, तीसरा ए बी है और चौथा ओ है। अब बात आती है कि इन रक्त समूह का ये वर्गीकरण करने वाले थे कौन, मतलब किन्होंने किया था इन रक्त समूह का वर्गीकरण। तो यहां से लिख दिया होगा दोस्तों आपने, रक्त समूह का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है, तो आप कहोगे एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर। एंटीजन कहां पाया जाता है, आरबीसी की सतह पर। एंटीबॉडी कहां होती है, प्लाज्मा की सतह पर। तो देखो आगे बात करते हैं इसमें, रक्त समूह की खोज 1900 ईस्वी में, कब, 1900 ईस्वी में किसने करी थी, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। किसने करी थी, कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी और इन्होंने 3 रक्त समूह खोजे थे दोस्तों, ए बी और ओ के बारे में। लेकिन ए बी रक्त समूह की खोज अलग वैज्ञानिक ने की थी जिनका नाम था स्टोरली व डिकासलो। क्या नाम था, स्टोरली व डिकासलो। अब इसके बाद में देखो दोस्तों, बात करते हैं कि विश्व में सर्वाधिक लोग कौन से रक्त समूह वाले हैं, तो आपका आंसर होगा बी। विश्व में सर्वाधिक लोग बी रक्त समूह वाले हैं। बी रक्त समूह वाले हैं तथा सबसे कम एबी वाले। सबसे कम कौन से हैं, एबी वाले। सबसे कम एबी वाले हैं। ये ध्यान रखना दोस्तों, आपके बी वाले 35% लोग हैं और ए वाले 25% है, ए बी वाले 10% है और ओ वाले केवल 30% लोग हैं विश्व के अंदर। तो इसके बाद में आगे बात करते हैं अपन कि रक्त समूह के अंदर कौन सा एंटीजन होता है, कौन सी एंटीबॉडी होती है। भाई रक्त समूह का वर्गीकरण हुआ है एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर, तो इसको लिख दीजिएगा आप। आगे बात करते हैं इसमें, तो भाई मानव में कितने प्रकार के रक्त समूह बताए गए हैं, 4 प्रकार के रक्त समूह बताए गए हैं। कौन कौन से हैं, ए बी और ओ। और रक्त
रक्त समूह की खोज करने वाला कौन था? कार्ल स्टीनर ने करी थी। कब? 1900 ईस्वी के अंदर। और विश्व में सर्वाधिक लोग तो हैं बी रक्त समूह वाले, और सबसे कम कौन से? ए बी वाले। अब देखो रक्त समूह का वर्गीकरण, रक्त समूह का वर्गीकरण, और वर्गीकरण आपको पता है किसके आधार पर हुआ है? एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर। तो हम देखते हैं कि कौन से रक्त समूह में कौन सा एंटीजन होता है और कौन सी एंटीबॉडी होती है। तो आप सारणी बना के लिख लीजिएगा इनको। इधर आप सीरियल नंबर लिख लो, यहां पर रक्त समूह लिख दो, फिर यहां लिखना आप एंटीजन, एंटीजन, और यहां लिखना आप एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। ये आप सारणी बना लेना दोस्तों। अब देखिएगा हमारे रक्त समूह है 4, 1 2 3 और 4। रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और रक्त समूह ओ। अब देखो एंटीजन और एंटीबॉडी को हम छोटे ए और बी से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? छोटा ए और छोटा बी। इनसे हम एंटीजन और एंटीबॉडी को दर्शाएंगे। हमने बड़े से दर्शा दिया रक्त समूह को। तो रक्त समूह ए जो है इसमें एंटीजन तो होता है आपका ए, एंटीजन क्या होता है? ए, और एंटीबॉडी होती है आपके बी। रक्त समूह बी की बात करें तो बी में एंटीजन होता है बी, एंटीजन क्या होता है? बी, और एंटीबॉडी क्या होती है? ए। रक्त समूह ए बी की बात करें तो इसमें एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों उपस्थित होते हैं इसमें एंटीजन, लेकिन एंटीबॉडी इसमें नहीं पाई जाती। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बार आता है प्रश्न कि किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, तो आपका आंसर होगा ए बी। रक्त समूह ए में एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडी कौन सी होती है? बी। बी में एंटीजन बी होता है, एंटीबॉडी ए होती है, और ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं लेकिन एंटीबॉडी आपकी अनुपस्थित होती है। और ओ रक्त समूह में एंटीजन अनुपस्थित होता है, एंटीजन क्या होता है? अनुपस्थित, और एंटीबॉडी ए व बी दोनों उपस्थित, ए व बी दोनों उपस्थित होती है। तो यहां से बहुत बार प्रश्न आता है दोस्तों, ध्यान रखना है, सारणी को अच्छी तरह बना लेना और याद भी कर लेना। वैसे तो याद हो गई होगी आपको। यह था आपके रक्त समूह का वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है, इनकी भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एंटीजन एंटीबॉडी किसको कहते हैं? तो सारणी बना लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बात करते हैं इसमें अपन। चलिएगा, तो रक्त समूह में एंटीजन तो होता है ए, एंटीबॉडी होती है बी। रक्त समूह बी में एंटीजन बी होता है, एंटीबॉडी होती है ए। ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों होता है, एंटीबॉडी अब्सेंट होती है। और ओ में एंटीजन अनुपस्थित होता है, एंटीबॉडी दोनों पाई जाती है। अब देखो एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को अपन कहते हैं प्रतिरक्षी। क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी। तो नाम ही प्रतिरक्षी है, मतलब हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का काम कौन करती है? एंटीबॉडी। तो यह हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करती है, रोगों से क्या करती है? रक्षा करती है। उसको अपन क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। और दूसरा देखो एंटीजन क्या होता है? एंटीजन को हिंदी में कहते हैं प्रतिजन। क्या कहते हैं? प्रतिजन। ये क्या करता है? ये एंटीबॉडी के निर्माण को बढ़ावा देता है। यह एंटीबॉडी के निर्माण को, एंटीबॉडी के निर्माण को बढ़ावा देता है, निर्माण को बढ़ावा देता है। यह आपका एंटीजन कहलाता है या प्रतिजन कहलाता है।
तो दोस्तों ये था रक्त समूह के बारे में। अब इसके बाद में इसमें अपने रक्तदान की बात करेंगे। रक्तदान मतलब कौन सा व्यक्ति या कौन से रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह से ले सकता है और किसको दे सकता है, तो इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों हम अगले वीडियो में। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर करना। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार।